फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत। खैर मकदम। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एडवोकेट मोहम्मद मुकी। मैं आज जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूँ, मैं आपको जो मेरे वादे के मुताबिक जो 50 MCQ मैंने आपको वादा किया था, उस वादे के तहत मैं आज फिर से 50 MCQ जो है CRPC का जो सीरीज चला रहा हूँ। ये टोटल सीरीज ख़त्म होते हुए बाद में मैं एविडेंस पर आ जाऊँगा। दोस्तों, ये टॉपिक जो है लोक व्यवस्था और प्रशांत बनाए रखने के लिए है, जो कहता है कि मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी की बात करता है, जो धारा 129 से लेकर जो है 148 तक है। अब ये हम बात करेंगे कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 129 से लेकर 148 में जो प्रेस्क्राइब्ड किए गए हैं, इसका जो पर्पज है, जो इसका उद्देश्य है, वो क्या है? पब्लिक ऑर्डर को जो है मेंटेन रखना, पब्लिक ऑर्डर को पीसफुली रखना, इसका यही उद्देश्य है। इसमें जो है 4 पार्टों में डिवाइड है। पहला पार्ट ये है जो है इलीगल जो है जमाव, यानी विधि विरुद्ध जमाव है, जो सेक्शन 129 से लेकर सेक्शन 132 तक बातें करती है। सेकंड पार्ट है लोक न्यूसेंस, ये जो बात करता है 133 से लेकर 143 तक। थर्ड जो है न्यूसेंस या आशंकित खतरे के मामले में अर्जेंट मामले की जो बात करता है, वो धारा 144 है। और वहीं पर जो है अस्थावर संपत्ति के बारे में जो है, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में विवाद है, तो 145 से लेकर 148 तक बताता है। ये चार जो है, जो 4 पार्ट में ये पूरी पार्ट। सवाल फर्स्ट है, आपके डिस्प्ले के सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 129 के अंतर्गत जमाओं को तितर बितर करने के नागरिक को बल का उपयोग करने के सक्षम में एक न्यायिक मजिस्ट्रेट, एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट, पुलिस थाने के प्रभारी और थाने प्रभारी की अनुपस्थिति में उप निरीक्षक। तो पहले हम 129 को देखेंगे कि जमाओं को जो तितर बितर करने वाला है, ये कोड में 129 में जो है सिविल बल का प्रयोग द्वारा, यानी इलीगल जो है जमाव है, और जमाव में ये इसका जो पावर्स है वो कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी, ठीक है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट होता है और इंचार्ज ऑफ पुलिस ऑफिसर्स होता है। तो ये पावर दी गई है। इस सेक्शन के तहत जो इलीगल जमाव है, 5 या 5 से अधिक पर्सन इकट्ठा हुए हैं और उनको जो है, जिससे ये लगता है कि ये शांति भंग कर सकते हैं, तो उनको तितर बितर करने का जो है आदेश या आर्डर दिया जा सकता है। यदि ऐसे ऑर्डर दिए जाने में भी जमाव तितर बितर नहीं होता है, ऐसे जो आदेश दे दिया गया है, फिर भी वो वहाँ से हटते नहीं, पब्लिक फिर भी नहीं हटते हैं, तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने का जो इंचार्ज ऑफ ऑफिसर होता है, उसमें जो है उचित बल का प्रयोग कर सकता है, ठीक है, जमाव को तितर बितर हटाने के लिए। ये धारा 129 बताता है। अब क्वेश्चन यह है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के निम्नलिखित में से कौन सी धारा अंतर्गत लोक सुरक्षा कायम रखने हेतु जमाव को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग किया जा सकता है? तो संहिता की धारा 131 में जो कहा है कि सशस्त्र बलों को जब जमाव अधिक हो जाता है, अधिक होने के कारण यह होता है, पुलिस को या स्थानीय कार्यपालक मजिस्ट्रेट को यह अपीयर्स होता है, यह अप्रहेंशन होने लगता है कि सशस्त्र बलों को कॉल किया जाए और ये जो भीड़ है इसे यहाँ से तितर बितर किया जाए। तो ये धारा जो बात करती है 131 कहती है, सशस्त्र बल के प्रयोग, जो सशस्त्र बल की टुकड़ी का जो समादेशन कर रहा है अधिकारी द्वारा, जो जमाव को तितर बितर करने के लिए विधि अनुसार जो है आवश्यक दंड दे सकता है और उसे गिरफ्तार करने के लिए जो है कन्फाइन भी कर सकता है, ठीक है। ये 131 बताता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा के अंतर्गत न्यूसेंस हटाने हेतु शासक आदेश जारी किया जा सकता है? न्यूसेंस हटाने के लिए हो तो शासक आदेश जारी किया जा सकता है। तो सेक्शन है 110, 130, 133, 134। तो ये बात जो है 133 में बताए गए हैं, लोक न्यूसेंस। अब ये इसका जो लिस्ट है, मैं उस लिस्ट पर चर्चा करूँगा ताकि आपके क्या नाम है ज्ञान अर्जन हो इस लिस्ट से। पब्लिक न्यूसेंस को हटाने के लिए शासक आदेश, ये इस सेक्शन में 133 के अकॉर्डिंग जो है, किसी लोक स्थान यानी किसी पब्लिक प्लेस या किसी मार्ग या किसी रोड, नदी, जल श्रेणी की जनता द्वारा जो है लीगली उपयोग में लाई जाती हो, क्या हो, लीगली उपयोग में लाई जाती हो,
जो कोई विधि विरुद्ध इलीगली तौर पर उस पर जो है क्या होता हो, बाधा पहुंचाता हो या न्यूसेंस करता हो, ये बात करता है। पहला पॉइंट है। दूसरी पॉइंट कहता है किसी व्यापार या आजीविका को चलाने के लिए किसी माल या पड़ वस्तु को रखना जो समाज स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक और सुख के लिए हानिकारक है। यानी समाज के स्वास्थ्य और शारीरिक के लिए जो कोई चीज़ अगर रख रहा है, अपने कारोबार कर रहा है, व्यापार कर रहा है और उसे किसी व्यक्ति को इफेक्ट कर रहा है, उसकी हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है, तो उस कंडीशन में न्यूसेंस पैदा करता है। तीसरी कंडीशन कहता है कि किसी भी भवन या का निर्माण या किसी पदार्थ का व्यन जिससे संभाव है कि अग्निकांड या विस्फोट हो जाए। भी किसी भवन का निर्माण कर रहे हैं या किसी जो है ऐसा पदार्थ का व्यन कर रहे हैं जिसमें ज्वलनशील भी हो सकता है या अग्निकांड का हो सकता है, जैसे कि आप क्या नाम मोहल्ले या गांव में या कहीं आसपास में जो पटाखे का फैक्ट्री लगाना जिससे विस्फोटक हो सकता है, इस तरीके से जो लगाना तो भी न्यूसेंस पैदा करता है। तो वही फोर्थ बात करते हैं, कोई भवन, तंबू, संरचना या ऐसा कोई ब्रिज की दशा में जिससे संभव है कि वो गिर जाए और लोगों को नुकसान हो जाए, पहुंचाए। तो ये देखते हैं कि खासकर बात देखते हैं कि गाँव में या शहरों में या मोहल्ले में जो है क्या नाम है पौधे लगाए जाते हैं, उसके बाद एक पेड़ के डाल जो है उसके दीवार पे लगा रहता है। तेज तूफान आने के कारण वो गिर सकता है जिससे कई क्षतियाँ उठाई जा सकती है। इस कारण से पांचवा पॉइंट देखते हैं, बिना घिरा हुआ तालाब, जो कोई घिरा है तालाब है अगर घिरा नहीं है, तालाब, कुएं और या उत्खात जो किसी मार्ग लोक स्थान के नज़दीक हो। जो तालाब है अगर गांव के नज़दीक ही अगर उससे बाउंड्री नहीं मारा गया है तो भी किसी भयानक जो जंतु जिसे नष्ट या प्रधन या विन करना, ये बात बताता है। अच्छे में धारा 133 के अकॉर्डिंग जो है ये जो जुरिडिक्शन का जो प्रयोग है पुलिस रिपोर्ट या अन रिपोर्ट प्राप्त होने पर किया जा सकता है। यहाँ जो पुलिस रिपोर्ट या अन रिपोर्ट प्राप्त करने पर ही किया जा सकता है, जैसे कि ऐसे बाधा या न्यूसेंस हटा दे, ऐसे व्यापार या उपजीविका छोड़ दे, ऐसे भवन निर्माण रोक दे, ऐसे भवन या तंबू संरचना हटाए, ऐसे तालाब, कुएं या उत्खात को बाढ़ लगाए, ऐसे भयानक जीव जंतुओं को नष्ट कर दे या प्रतिरोध कर दे, ये बात करती है। और उसके बाद में हम देखते हैं दंड प्रक्रिया संहिता 133 के अंतर्गत लोक न्यूसेंस हटाने संबंधित शासन आदेश कौन पारित कर सकता है। तो पहला है केवल जिला मजिस्ट्रेट, केवल उपखंड मजिस्ट्रेट, केवल कार्यपालक मजिस्ट्रेट और उसके बाद उपरोक्त में से कोई भी मजिस्ट्रेट, तो उत्तर से कोई भी मजिस्ट्रेट का, चाहे वो जिला मजिस्ट्रेट हो यानी डीएम, चाहे उपखंड मजिस्ट्रेट हो, चाहे एसडीएम, चाहे कार्यपालक मजिस्ट्रेट हो, उपरोक्त में से कोई भी। ठीक। पांचवा सवाल है लोक न्यूसेंस हटाने हेतु कौन अधिकृत है। तो लोक न्यूसेंस हटाने के लिए अधिकृत है तो कौन सा अधिकृत है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। छठवां सवाल, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 को लागू करने हेतु असुविधा अथवा अतिक्रमण कहाँ होना चाहिए। तो का लोक अधिकार, बी लोक स्थान पर, सी निजी स्थान और निजी व्यक्ति पर, डी उपरोक्त सभी पर। तो इसका उत्तर है बी लोक स्थान पर। सही उत्तर को चिन्हित करिए। दंड प्रक्रिया संहिता 133 के अंतर्गत किसी मजिस्ट्रेट द्वारा शासन आदेश पारित सिविल न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये कथन क्या है, का ये गलत है, खा ये सही है, सी का आंशिक तौर पर गलत है, सी आंशिक तौर पर सही है। तो ये जो है चुनौती नहीं दी जा सकती है, उत्तर जो है बी सही है। ठीक, लेकिन चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन इसका रिवीजन कराया जा सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा के अंतर्गत एक जिला मजिस्ट्रेट अथवा उपखंड मजिस्ट्रेट पर्यावरण प्रदूषण को रोकता है। ठीक, पर्यावरण प्रदूषण को रोकता है। उत्तर है का 151, खा 133, गा 145, घा 107। तो उत्तर है बी सेक्शन 133। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यदि एक ऐसा व्यक्ति है जिसके विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के अंतर्गत कोई आदेश पारित किया गया है और हाजिर होता है उस आदेश के विरुद्ध कारण स्पष्ट करता, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा। ए है मामले में वैसे ही साक्ष्य ग्रहण करेगा जैसे कि समन मामले में किया जाता है। बी है मामले वैसे ही साक्ष्य ग्रहण करेगा जैसे कि वार्ट मामले में किया जाता है। सी है मामले वैसे साक्ष्य ग्रहण करेगा जैसे असाधारण मामले में किया जाता है। ए है और डी है कोई साक्ष्य ग्रहण नहीं कर सकता, तो उत्तर ए है। इसका उत्तर जो है ए है। देखते हैं क्या कहता है।
मामले में वैसे ही साक्ष्य ग्रहण करेगा जैसे समन मामले में किया जाता है। ठीक। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत एक मजिस्ट्रेट सीधे स्थानीय अन्वेषण का निर्देश जारी कर सकता है? तो सेक्शन 139 के तहत। किस समुचित धारा के अंतर्गत एक मजिस्ट्रेट व्यवदेश जारी कर सकता है? तो व्यवदेश जारी कर सकता है 142 के अंतर्गत। दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 142 के अंतर्गत एक मजिस्ट्रेट क्या जारी कर सकता है? जांच लंबित रहने तक व्यवदेश, कारण बताओ नोटिस, संपत्ति का संप्रहण का नोटिस, स्थानीय निरीक्षक के लिए आदेश। तो उत्तर ये है जांच लंबित रहने तक व्यवदेश। एक मजिस्ट्रेट आशंकित खतरे अथवा न्यूसेंस एजेंट के मामले में निपटने हेतु शासक दंड प्रक्रिया संहिता किस धारा के तहत प्राप्त है? तो धारा 144 के तहत। हम 144 को अवलोकन करेंगे। तो सेक्शन 144 के अंतर्गत न्यूसेंस या आशंकित खतरे के एजेंट के मामले में कार्रवाई करने का अधिकार जो है किसको है? पहला जिला मजिस्ट्रेट को है, यानी डीएम, उपखंड मजिस्ट्रेट यानी डीएम, या अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो राज्य सरकार द्वारा इस धारा के अंतर्गत कार्रवाई किए जाने के लिए जो है इम्पावर्ड किया हो। ठीक। अब कार्रवाई का जो ग्राउंड्स क्या होगा, प्रोसीडिंग का ग्राउंड्स क्या होगा, ये देख लीजिए। इस धारा के अंतर्गत जो दिया गया ग्राउंड्स जो है कि विधि पूर्व नियोजित किसी व्यक्ति को बाधा, क्षोभ या क्षति पहुंचाई गई हो, यानी किसी लीगल पूर्वक नियोजित किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को बाधा या क्षोभ या क्षति पहुंचाई गई हो। दूसरीकरण कहता है मानव जीवन, स्वास्थ्य या क्षेम का खतरा हो, और मानव जीवन के जो है स्वास्थ्य या क्षेम का खतरा हो, इस आधार पर जो है लॉकडाउन लगाया गया है धारा 144 का। इसी ग्राउंड का जो है उपयोग किया गया है कि मानव जीवन स्वास्थ्य को देखते हुए क्या नाम कोरोना वायरस जो एक महामारी बीमारी है, इसे देखते हुए धारा 144 का प्रयोग किया जाता है। और जो धारा 144 का उल्लंघन करेगा तो 188 IPC के तहत दंडनीय होगा। ठीक है। तीसरी उसके बाद में कहता है, थर्ड बात करता है लोक पर शांति विक्षुब्ध हो। फोर्थ बात करता है बलवे या दंगे का निवारण करना हो। और आदेश किससे संबोधित करेगा? इस धारा के अंतर्गत आदेश तो है किसी विशेष व्यक्ति को, जो किसी पर्टिकुलर पर्सन को है, किसी पर्टिकुलर प्लेस को, जो किसी पर्टिकुलर प्लेस में भी लगाया जा सकता है। क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को, जो क्षेत्र में कोई निवास करता है उस व्यक्तियों को भी लगाया जा सकता है। ये आदेश की जो टाइम है 144 को जो टाइम पीरियड है 2 महीना है, और अंततः तक जो है ये 6 माह तक रह सकता है, जब तक राज्य सरकार जो जैसे उचित ही समझे अधिसूचना द्वारा जारी करता है, 6 माह तक बना रहता है। 6 महीने तक जो है इन्फोर्सबल रहता है, लेकिन जो इसका टाइम पीरियड है वो 2 माह तक है। ठीक है। आदेश की विखंडन जो है, आदेश की विखंडन किए जाते हैं स्वयं प्रेरणा से स्वयं किया जा सकता है, या किसी व्यक्ति के आवेदन पर किया जा सकता है। और इससे संदर्भित जो केस है मधुलिम बनाम ADM मुंगेर AR 1971, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। दूसरा इंपॉर्टेंट केस है रुपिंदर सिंह लोधी बनाम भारत संघ 1983। तीसरा केस है चंद्र सिंह मंदरियाल बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य 1993। चौथा केस है कर्नाटक राज्य बनाम प्रवीण तोगड़िया 2004। कचकलाल भागीरथी बनाम महाराष्ट्र 2004 में ये लगाए गए हैं। ठीक। अब मैं आगे क्वेश्चन 14 का अवलोकन करूंगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 की तुलना में अधिक व्यापक, अधिक सामान्य है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 विवेकाधीन होती है, जबकि दंड प्रक्रिया संहिता 145 अज्ञापक है। कथन 1 सही है, केवल 2 सही है। कथन 1 दोनों सही है। ठीक है। यदि त्वरित उपचार की तत्कालिक रोकथाम वांछनीय हो तो दंड प्रक्रिया संहिता 144 के अंतर्गत एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट एक पक्षीय कार्रवाई कर सकता है, ताकि वैधतापूर्वक सेवा योजित व्यक्ति किसी भी बाधा, नाराजगी अथवा चोट से बचने के लिए, मानव जीवन, स्वास्थ्य अथवा सुरक्षा के प्रति किसी भी खतरे बचाने हेतु, लोक प्रशांति, अमन चैन भंग होने के अलावा दंगे खतरे रोकने हेतु, और उपरोक्त में से किसी भी अथवा किसी भी आधार पर यह लगाया जा सकता है। ठीक। दंड प्रक्रिया संहिता 144 के अंतर्गत पारित आदेश 2 महीने तक लागू रहेगा, किंतु राज्य सरकार द्वारा इसे किसी अधिकतम अवधि के बढ़ाया जा सकता है। कितने अवधि तक बढ़ाया जा सकता है? तो उत्तर है 6 माह तक। राज्य सरकार कितना अधिकतम बढ़ाया जा सकता है? 6 महीने तक। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत
आशंकित खतरे अथवा न्यूसेंस को रोकने का आदेश कौन पारित कर सकता है? तो जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट। तो उत्तर है डी, सभी कर सकते हैं। 18 सवाल देते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिकारियों को किसी आयुध सहित जुलूस या सामूहिक प्रशिक्षण, कवायद या सामूहिक प्रशिक्षण की प्रतिरोध करने की शक्ति प्राप्त है? तो केवल जिला मजिस्ट्रेट को प्राप्त है, केवल जिला मजिस्ट्रेट को प्राप्त है। अब 144 ए को जब हम अध्ययन करेंगे तो 144 ए में कहता है आयुध संहिता जुलूस या सामूहिक कवायद या सामूहिक प्रशिक्षण के प्रतिषेध की शक्ति है। दंड प्रक्रिया संहिता जो ये अमेंडमेंट हुआ है 2005 में, ये प्रोविजंस प्रेस्क्राइब किया गया है कि जिला मजिस्ट्रेट जो है लोक शांति या लोक सुरक्षा बनाए रखने हेतु, यानी जिला मजिस्ट्रेट लोक शांति और लोक व्यवस्था बनाए रखने हेतु ऐसा करना आवश्यक समझता है तो लोक सूचना या आदेश द्वारा अपनी जुरिडिक्शन के स्थानीय बाउंड्री के अकॉर्डिंग जो है जुलूस या आयुध ले जाने के किसी भी स्थान आयोजित या सहित जो है सामूहिक कवायद के सामूहिक प्रशिक्षण व्यवस्थित आयोजित करने या उसमें भाग लेने का क्या करेगा, प्रोहिबिटेड कर सकता है, यानी प्रतिषेध कर सकता है। ठीक है, अभी देखते हैं ऐसी कोई भी लोक सूचना अथवा आदेश जिसके द्वारा आयुध सहित या जुलूस, सामूहिक कवायद या सामूहिक प्रशिक्षण में चलने को प्रतिषेध किया गया है, अधिकतम वैधता कितनी अवधि की होगी? तो बी है, इसमें 3 माह की होगी। कितनी अधिकतम वैधता होगी? 3 माह की होगी। किसी विशिष्ट सांप्रदायिक संगठन के उग्रवादियों का एक समूह सार्वजनिक तौर पर अपने सदस्यों को सशस्त्र प्रशिक्षण प्रदान करता है जिससे लोक प्रशांति तथा सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, पुलिस अधिकारी अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंदर शासक प्रशिक्षण संपन्न किए जाने को निषिद्ध किए जाने का आदेश अथवा लोक सूचना जारी कर सकता है। वे संबंधित क्षेत्र अधिकारिता रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अधीन किसी भी निषेधात्मक आदेश पारित किए जाने हेतु अधिकृत कर सकता है। सिर्फ लोक शांति और सुरक्षा और कायम रखने हेतु जिला मजिस्ट्रेट या आवश्यक लोक सूचना अथवा आदेश द्वारा ऐसी गतिविधियों पर प्रतिबंधित कर सकता है। लोक शांति सुरक्षा कायम रखने हेतु जिला मजिस्ट्रेट अपनी अधिकारिता स्थानीय सीमाओं के अंदर पुलिस अधिकारी को निषेधात्मक सूचना अथवा आदेश जारी कर देगा। तो उत्तर है जो सी है, क्या है? लोक शांति एवं सुरक्षा कायम रखने हेतु जिला मजिस्ट्रेट या आवश्यक हो तो लोक सूचना अथवा आदेश द्वारा ऐसी गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकता है। ठीक, दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 145 का उद्देश्य क्या है? तो दंड प्रक्रिया संहिता 145 का उद्देश्य प्रशांत भंग होने को रोकने का है। ए, अब 145 को जब हम अवलोकन करेंगे तो 145 में जो है क्या कहता है, जहाँ भूमि हो यानी लैंड हो, वाटर से वाटर से जो डिस्प्यूट हो क्या उससे वहाँ क्या होगा, शांतिपूर्ण जो है भंग हो जाएगा। तो ये धारा 145 में बताया गया है। और 145 की जो कार्यवाही होगी वो क्या होगी, निषेधात्मक होगी और दंडात्मक होगी। निषेध लगा दिया जाएगा, वहाँ पेनल्टी नहीं, वहाँ पैनल नहीं चलेगा, ना दंडात्मक नहीं होगा। और 145 की कार्यवाही जो है किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी की ये इत्तला मिलती है तो उसका स्थानीय अधिकारिता के किसी भूमि जल या उसकी सीमाओं से संबंधित विवाद जो है विद्यमान हो, उसमें प्रशांत भंग होने संभव हो तो ये आदेश दे सकता है कि निश्चित तारीख समय पर वो समय प्लेडर द्वारा उसके न्यायालय में हाजिर हो। क्या क्या है इसमें? भूमि जल के अंतर्गत क्या आते, क्या क्या हैं? भवन आते हैं, बाजार आते हैं, मीन क्षेत्र आते हैं, फसलें आते हैं, भूमि के अनुपज आते हैं, संपत्ति के जो रेंट हैं, संपत्ति के जो बेनिफिट हैं। और 145 के अंतर्गत जो आदेश जारी करने के बाद जो है मजिस्ट्रेट निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा। आदेश की एक प्रति ऐसे व्यक्ति को तामील की जाएगी, दूसरे आदेश की तामील में समन की तामील की प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा। तीसरी कंडीशन, आदेश की एक प्रति विवादग्रस्त स्थान के सदृश भाग पर लगाई जाएगी। मजिस्ट्रेट विवादग्रस्त पक्षकारों के कथनों को परिशीलन करेगा। मजिस्ट्रेट विवादग्रस्त पक्षकारों को साक्ष्य लेगा। यदि मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट या अन्य इत्तला प्राप्त होने की तारीख से ठीक पूर्व 2 मास के अंदर या तारीख के पश्चात प्रारंभिक आदेश जारी करने की तारीख से पूर्व बलात् या सदोष विरोध से बेकब्जा किया गया हो तो वो क्या है, वो मान ले सकेगा कि उस प्रकार बेकब्जा किया गया है। पक्षकार द्वारा धारा 145 का दिन जारी किए गए उसके आदेश तारीख पर विवाद विषय वस्तु पर कब्जा रखता था। एक के साथ चनुकुलाबाई बनाम
शरदचंद क्रिमिनल लॉ जनरल के वाद में न्यायालय ने अब निर्धारित किया गया मजिस्ट्रेट धारा 145 विहित प्रक्रिया का पालन किए बिना आदेश जारी करता है तो वो अनुचित माना जाएगा। ठीक है, ये बात बताता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। किसी स्थावर संपत्ति के कब्जे से संबंधित विवाद का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? तो इसमें कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है। दंड प्रक्रिया संहिता 145 के अंतर्गत किसी भी अचल संपत्ति के कब्जे से संबंधित मामले में किसी आदेश के पारित करने हेतु पूर्व कार्यपालक मजिस्ट्रेट को निम्नलिखित में से किस अवधि पर विचार करना होता है? ए 1 माह, बी 2 माह, सी 4 माह, डी 6 माह। तो उत्तर है 2 माह। निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट के आधार पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ की जाती है? तो बी पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट पर। कार्यपालक मजिस्ट्रेट किसके पक्ष में किसी स्थावर संपत्ति को कब्जा प्रदान करता है? तो उत्तर ए है। एक का इस पुलिस रिपोर्ट के आधार पर ऐसी संपत्ति से संबंधित विभाग लोग शांत भंग होने की संभावना हो यदि उस पक्ष को अवैध तरीके से बेदखल कर दिया गया हो। सी कहता है यदि उस विरोधी पक्ष ऐसी संपत्ति के स्वामी होने के बावजूद उससे कब्जा देने से इनकार कर दे। उत्तर बी है यदि उस पक्ष को अवैध तरीके से बेदखल किया गया हो। दंड प्रक्रिया संहिता 145(6) के अधीन किसी उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध एक पुनर्विचार याचिका किसके समक्ष प्रस्तुत की जाएगी? की जा सकती है। ए जिला मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन, मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायाधीश। तो उसका जो है 145(6) का जो है आवेदन जो है सत्र न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है। भूमि अथवा जल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी विवाद दंड प्रक्रिया संहिता 1973 145 के अंतर्गत आते हैं? तो किसी स्थावर संपत्ति के किराए वसूलने के लिए अधिकार संबंधी विवाद, खड़ी तैयार फसल के कब्जे संबंधी विवाद, मछली पालन के अधिकार संबंधी विवाद, ऊपर सभी में। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 146(1) के अधीन मजिस्ट्रेट विवादित विषय वस्तु को कुर्क कर सकता है यदि क्या है? यदि वो जंगम संपत्ति है, वो निर्णय करे कि पक्षकारों से उसमें उस वस्तु के कब्जे में है, वो संतुष्ट ना हो कि पक्षकारों में किसका कब्जा, विवाद व्यवस्था, उसके संबंध में न्यायालय द्वारा किसी रिसीवर की नियुक्ति। तो उत्तर है सी है। वो संतुष्ट ना हो कि पक्षकारों में से किसी भी कब्जा किसका कब्जा, विवाद विषयवस्तु। तो 146 से का जब हम अवलोकन करेंगे तो 146 के विवाद विषयवस्तु को कुर्क करने और उसके बाद में रिसीवर नियुक्त करने की जो है पावर देता है। वही धारा 146 के अकॉर्डिंग जो है मजिस्ट्रेट को ये प्रॉपर समझता है कि किसी से जो प्रॉपर्टी में पोजीशन का डिटरमाइन करने के लिए और विवादग्रस्त यानी जो है डिस्प्यूट है और उस प्रॉपर्टी में जो क्या करेगा अटैच कर सकता है और उसे जो है रिसीवर अपॉइंट कर सकता है। मजिस्ट्रेट द्वारा इस प्रकार की गई अटैच तभी तक पर जो है इफेक्ट रहेगी जब तक कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट उसके जो है पोजीशन का राइट व्यक्त होने पर उसके पक्षकारों का जो डिटरमाइन नहीं कर देता है। यदि उस संपत्ति के संबंध में कोई रिसीवर जो है सिविल न्यायालय द्वारा अपॉइंट कर दिया जाता है तो मजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त रिसीवर के आदेश देगा और वो जो सब्जेक्ट मैटर का जो पोजीशन है सिविल न्यायालय द्वारा रिसीवर जो अपॉइंट किया गया है अपने द्वारा नियुक्त रिसीवर को क्या है डिस्चार्ज कर देगा, ये बताता है। 29वां सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? सही सम्मिलित नहीं, ये ध्यान देने की जरूरत है। न्यूसेंस हटाने का शासक आदेश 133 सही है। प्रक्रिया जिसमें लोक अधिकार से इनकार किया जाता है 137। भूमि या जल का उपयोग संबंधित 145। न्यूसेंस जो है या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामले को आदेश जारी करना 145 ये सही नहीं है और पूरा का पूरा सही है। ठीक, अब देखते हैं पुलिस का निवारक कार्य यानी प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस। ये धारा 149 से लेकर जो है 153 तक बताया गया है। कहाँ से बताया गया है? 149 से लेकर 153 तक बताया गया है। अब देखते हैं दंड प्रक्रिया संहिता के निम्नलिखित में किस अध्याय के अंतर्गत पुलिस एक निवारक प्रिवेंटिव एक्शन करता है तो प्रावधान किया गया है। तो अध्याय जो है 11 में, कौन सा अध्याय? 11 में। ठीक है,
दंड प्रक्रिया संहिता के धारा के अंतर्गत संज्ञेय अपराध करने रोकने हेतु पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, तो धारा 151 में। निम्नलिखित में कौन सा ही सम्मिलित नहीं है? पुलिस का संज्ञेय अपराधी का निवारण करना, धारा 149। संज्ञेय अपराध करने हेतु रोकने हेतु गिरफ्तार करने के अधिकार 151। जमाओं को तितर बितर करने कुछ शासक बल का द्वारा जो है अधिकारी के सख्त जो 131 में। मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तार 145 में। ये सही नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर डी सही नहीं है। अब जो है ये बात करता है इंफॉर्मेशन ऑफ द पुलिस एंड थर्ड पावर, पुलिस एंड दियर पावर्स और टू इन्वेस्टिगेट जो है धारा 154 से लेकर 176 तक जो है मैं कल के पार्ट में आपको मिलूंगा दोस्तों। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।